नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस एल बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं शंकर लाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स SBD गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। हम पढ़ रहे हैं BSc तृतीय वर्ष की न्यूक्लियर फिजिक्स, और न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं आपको करवा चुका हूँ जो बेसिक जो जानकारी थी सबसे पहले वीडियो में, वो मैं न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है। उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आपको बताई थी कि उसकी डेंसिटी वगैरह क्या होती है। इसके बाद रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में बताया, उनके पोस्टुलेट्स क्या हैं, तो जो पोस्टुलेट्स थी उनकी अपने चर्चा की। उसके बाद हम स्कैटरिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर में हमने क्या डिफाइन किया, रिलेशन डिफाइन किए। इसके बाद स्कैटरिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन बताते हुए मैंने ये कहा कि जब आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से क्या होता है, गुजरता है, तो उसके जो चेंज ऑफ डायरेक्शन के कारण मोमेंटा में जो चेंज आता है वो 2mv sin θ/2 आता है, और उसकी डायरेक्शन होती है वो इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड पार्टिकल से आपकी π-θ/2 होती है। ओके, और फिर मैंने आपको आवेग संवेग प्रमेय का सहारा लेते हुए मैंने थीटा एंड किस में रिलेशन डिफाइन किया था, बी में रिलेशन डिफाइन किया था, जो कि हमारे पास आया था बी प्रोपोर्शनल टू कोट θ/2, और ग्राफिकल इसका इंटरप्रिटेशन हमने किया था न्यूक्लियस का। इसके बाद अगला जो पिछला वीडियो था मेरा, उसमें हमने पढ़ा था रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला ड्राइव करना हमने सीखा। तो उसमें मैंने आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में बताया। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन πb² होता है, और किसी भी एटम के लिए टोटल जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो n80 πb² होता है। फिर मैंने एक फ्रैक्शन की बात की कि एक ऐसा फ्रैक्शन जो टोटल इंसिडेंट आपके एरिया के रिस्पेक्ट में आपका क्रॉस सेक्शन कितना है, वो चीज़ हमने चर्चा की। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ये फ्रैक्शन आपका थीटा या थीटा से अधिक कोण पे स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकलों का फ्रैक्शन है, और अगर उसका आप डिफ्रेंशिएशन करें तो आपने थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच आप क्या निकालते हैं, जो फ्रैक्शन है वो ज्ञात करते हैं। इसके बाद ये किया कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल ni है तो उनके लिए टोटल फ्रैक्शन का मान कितना होगा, तो वो आपके पास रिजल्ट आया। और उसके बाद हमने पर्दे को इंक्लूड किया कि टारगेट से अगर r दूरी पे पर्दा है तो जो पर्दे पे थीटा एंड डी थीटा के बीच में जो कण बनेंगे वो एक रिंग के आकार के बनेंगे और रिंग में जाएंगे, और उस रिंग का जो एरिया है वो रिंग का एरिया हमने ज्ञात किया था 2πr² sin θ d थीटा। और अगर आपके पर यूनिट एरिया अगर आप स्कैटर्ड पार्टिकलों की संख्या अगर निकालें तो वो n थीटा, जो कि आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, थीटा कोण पे परिकलित कणों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रही थी। और रदरफोर्ड परिकलन सूत्र आपका आया। कौन कौन सी राशियों पे डिपेंड था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ग्राफ से भी समझाई। अब आती है न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, यानी न्यूक्लियस प्रॉपर्टी। हाँ, ये शब्द बार बार न्यूक्लियर नाभिक के गुणधर्म लिखा है मैंने, नाभिक के गुण, न्यूक्लियस प्रॉपर्टी आना चाहिए था। न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। चार्ज, सबसे पहले हम चार्ज की बात करेंगे। आज छोटे छोटे बिंदु रहेंगे शानदार अपने। मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस को अगर x से रिप्रेजेंट करें, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस है आपका, ओके। और इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है, और जो आपकी मास नंबर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे की राइटर यहाँ पे क्या कर देते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो टोटली आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, आपका न्यूक्लियस है। अब देखिए यहाँ पे जो जेड नंबर है वो उसके स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जेड अगर आपको पता है तो जो टोटल आवेश होगा वो नाभिक में प्रोटॉन के कारण होता है केवल, तो प्रोटॉनों की संख्या भी है तो ये प्लस जेड ये चार्ज होता है किसी भी नाभिक से। और नाभिक का आवेश क्या रहेगा, क्वांटीकृत वो धनावेशित रहेगा। अब हालांकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो क्वार्क मॉडल आ गया, और क्वार्क मॉडल के अनुसार क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। और क्वार्क कणों में क्या है, आपका आवेश क्वांटीकरण की शर्त का क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे अप जो क्वार्क है उसका +2/3 एंड डाउन क्वार्क का आपके -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आपका चार्ज है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मास नंबर, अब जो मास नंबर है ए, वो टोटल न्यूक्लियनों की संख्या है, तो उसमें जेड नंबर भी आएंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या भी आएगी, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास नंबर आपका ये होता है।
ओके, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। नाभिक का प्रतीक मैंने आपको बता दिया। नॉर्मली जो जिस प्रकार से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, XZ सिंबल ऑफ न्यूक्लियस। एक लाइन मैंने यूँ लिख रखी है, कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से लिखी है, मीन मोमेंटा ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर ए वेरीज एट h/2 r0 a की पावर -1/3 होता है मीन मोमेंटा। ठीक है, ये तो ऐसी कंपटीशन के लिहाज से जनरल लाइन लिखी हुई है। ये मास, अब मास कैसे ज्ञात करते हैं न्यूक्लियस का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे मास। देखिए, जो एक एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये एटम है आपका, ये एटम और ये आपका न्यूक्लियस है। ओके, अब देखिए, जो संपूर्ण जो भार है वो कहाँ केंद्रित माना जाता है, संपूर्ण भार है वो नाभिक में ही केंद्रित माना जाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और दोनों इकाइयों में मैं बताने का प्रयास करूँगा। आपके मास देखो, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कंपैरिजन करना। मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। कई बुकों में ये मैं बताऊंगा क्या लिखा होता है, 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और ये होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ओके, ये मास न्यूक्लियर फिजिक्स में मॉडर्न जो है उसमें एनर्जी में मास दिया जाता है, आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन से, तो वो मैंने लिखा है। ये लगभग आप अगर एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स की बात करो तो ये 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, इनको न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन का मास 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के आसपास होता है। ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से क्या है, बहुत ज़्यादा भारी है, यानी लगभग 2000 गुना भारी, लगभग 2000 गुना भारी है भी। ठीक है, ये हाफ के करीब मान सकते हो तो, या आप 1000 के करीब मान सकते हो, तो अप्रोक्सीमेशन ये अगर आप 1/2 माने तो ये 1000 के करीब अगर मान लें आप, तो लगभग मोटा मोटी आपका क्या है, 2000 गुना आपका भारी है। तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना जाता है। ओके, अब अगर इनको केजी में अगर बात करें तो केजी में भी आपको याद होने चाहिए, प्रोटॉन का होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 kg, एंड आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -31 kg। ओके, तो ये आपके तीनों के मास हैं। तो मास में स्पष्ट अंतर दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नगण्य होता है। इस कारण से संपूर्ण जो एटम का भार है वो कहाँ माना जाता है, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य मान। परमाणु द्रव्यमान को द्रव्यमान किससे ज्ञात करते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ से ज्ञात कर लेते हैं। ग्राफ की स्पेलिंग गलत है, ये आएगा SPECTRO, स्पेक्ट्रोग्राफ GREPH, स्पेक्ट्रोग्राफ से ज्ञात करेंगे। ओके, अब देखिए आप, नाभिक के द्रव्यमान मापन के लिए परमाणु द्रव्यमान मास का उपयोग किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है और कंपटीशन लिहाज से भी बड़ी ही अच्छी चीज़ है। मैं आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताऊंगा, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, और इसमें आपको अवोगाद्रो संख्या के बारे में, मोल के बारे में विस्तार से पूर्वक चला। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कार्बन 12 परमाणु लिया गया जिसके 12वें भाग, यानी उसका कौन सा अंश, 12वां अंश को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। साधारण शब्दों की अगर बात करें, अब अपने अगर नॉर्मली शब्दों में की बात करूँगा, मैं देसी शब्दों की बात करूँगा, तो देखिए क्या है, ये आपने कार्बन लिया, कार्बन 12, ठीक है, ये कार्बन 12 है आपका। अब इसको आपने क्या कर लिया, इसका वेट कर लिया आपने, इसका वेट कर लिया, इसको तोल लिया, ये मान लें इसको तोल लिया आपने, इसका जो वेट आया उसका कितना गुना कर दिया, 1/12 कर दिया। तो वो जो बाहर द्रव्यमान होता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा से अगर आप फॉर्मूला देखें, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान का कौन सा भाग, 12वां भाग। अब हमें पता है कि 1 मोल कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 0.012 kg होता है, या फिर आप कह सकते हो 12 ग्राम होता है। कितना
12 ग्राम होता है एक मोल का। अब एक मोल की बात आए तो फिर कईयों के दिमाग में ये आती है कि मोल क्या चीज़ है। तो मोल होते हैं आपके अगर आप कार्बन के परमाणु या कोई भी मटेरियल लें, उसके अगर अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के अगर बराबर हो जाए तो वो जो मात्रा होती है वो क्या होती है, मोल होती है। तो जैसे आप ले रहे हैं, मान लीजिए पानी ले रहे हैं, तो पानी के मोलिक्यूल्स आप कितने इकट्ठे कर लें, इतने इकट्ठे कर लें कि उनकी नंबर है वो अवगाद्रो नंबर के बराबर है और बाहर अणु बाहर के बराबर हों, तो वो क्या कहलाता है, एक मोल के बराबर कहलाता है। या जिसका दूसरा नाम मोल का एक और डेफिनेशन में मैं देता हूँ, ग्राम अणु भी कहा जाता है मोल को। क्या कहा जाता है, ग्राम अणु भी कहा जाता है। अब ग्राम अणु कहा जाता है तो इसमें अगर नॉर्मली कई बच्चों के सूत्र याद नहीं रहता, ग्राम में बाहर बटे में अणु बाहर होता है, वो भी मोल एक मोल के बराबर होता है। ओके, ये भी दिमाग में रख सकते हो। तो आपके पास आया कि एक मोल में जो संख्या है वो Na के बराबर है, तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, एक कार्बन का इतना होगा। इसका 12वां भाग करना है तो इसका 12वां भाग एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, तो मैंने 1/12। तो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके बराबर है, अवगाद्रो संख्या का मान लगाया मैंने। मान लगाने के बाद जब मैंने रिजल्ट निकाला तो 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27 kg, ये एटॉमिक मास यूनिट है। अब आजकल जो एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन है आइंस्टीन का, E = mc²। अगर m का मान आप 1 AMU रख दें और c का मान आप रख दें 3 × 10⁸ और इसका वर्ग। ओके, तो ये जब हल करेंगे तो ये आता है आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक AMU किसके बराबर होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अब देखिए इसका कैसे यूज़ कैसे करें कि भी ये काम में कैसे आएगा। अगर आप द्रव्यमान निकालें तो कैसे निकालेंगे, बार बार आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में ये उपयोग में आएगी बात। आपको द्रव्यमान संख्या दे रखी होगी, तो द्रव्यमान संख्या का मतलब ही ये है कि द्रव्यमान संख्या का AMU से अगर गुणा कर देंगे तो उस परमाणु का आप क्या कर सकते हैं, या उस नाभिक का आप क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, उस नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात आप कर सकते हैं। तो ये आपका एटॉमिक मास यूनिट थी। ओके, अब देखिए रेडियस के बारे में क्या है कि रेडियस त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये मैं आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, किस प्रकार से रिजल्ट आएंगे, नज़दीक नियरेस्ट रीच आपकी कितनी होगी, ये चीज़ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए क्या है रेडियस किसी भी न्यूक्लियस की डेफिनेशन कैसे देंगे कि जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी भी एक समान नहीं है। ये जो सेंट्रल पार्ट है उसकी डेंसिटी वेरी हाई होती है और बाहर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जो न्यूक्लियस है उसमें डेंसिटी, आगे इससे अगला टॉपिक जो आएगा, डेंसिटी का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पे डेंसिटी का मान कितना हो गया, आधा हो गया। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में जो ये दूरी है ये क्या कहलाती है, आपकी रेडियस कहलाती है। तो नाभिक के केंद्र से वो दूरी जहाँ पे घनत्व क्या रह जाए, केंद्र के घनत्व का आधा रह जाए, तो उसे नाभिक की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अगर सूत्र की बात करें तो R = R0 A⁴ है। अभी आया कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिया, अप्रोक्सीमेशन में लगा रहा हूँ यहाँ पे। अगर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का आकार समान मान लें तो इसकी त्रिज्या क्या मान लें, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का आकार समान मान लें और इसकी त्रिज्या मैं मान लूँ R0 है। तो एक न्यूक्लियन का जो आकार होगा वो 4/3 पाई R0³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/R0³ हो जाएगा। अब न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, A है। न्यूक्लियनों की संख्या A है तो टोटल आकार, अगर बीच में स्पेस नहीं है, सारे न्यूक्लियन सटे हुए हैं या डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप सभी को पास पास मान लें, बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो 1 × 4/3 पाई R0³ होगा। क्योंकि न्यूक्लियनों की संख्या A है और एक न्यूक्लियन का जो वॉल्यूम है वो इतना है, तो टोटल ये किसका वॉल्यूम आएगा, ये आएगा आपके पास एटम का, न्यूक्लियस का वॉल्यूम। 4/3 से 4/3 पाई कट जाएंगे तो R = क्या है, R = आपके पास क्या आ गया, R = आया R0 A⁴ यानी इससे कम ही होगी रेडियस बस। तो R0 का मान आप प्रयोगों से जब ज्ञात किया गया लगभग 1.2 1.3 फर्मी के आसपास आता है, 1.2 1.3।
अब नाभिक की जो त्रिज्या का आकार होता है वो भी क्या, आर नोट का मान अगर फर्मी की कोटि का है तो वो भी किस कोटि का आएगा, फर्मी की कोटि का ही होगा। अब प्रायोगिक मान कैसे ज्ञात किया जाता है, नियरेस्ट रिच कैसे ज्ञात की जाती है न्यूक्लियस से, देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम। रदरफोर्ड के अनुसार जब अल्फा कणों की नाभिक से टक्कर करवाई जाती है तो अल्फा कण नाभिक के शीध में आते हैं और 180 डिग्री पे क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल रहा, ठीक है, ये गया शीध में, ये वापस आ गया। ये नियरेस्ट रिच बोली जाती है इसको, नियरेस्ट रिच कितनी है, जिसको डी कह दो। अब जी अनंत दूरी पे था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 1/2 mv² थी, यानी काइनेटिक एनर्जी इसकी थी। यहाँ पे टोटली ये इस क्षण के लिए जब ये इसके नियरेस्ट रीच पे पहुँचा उस समय इसकी टोटल जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी थी, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो होते इस पॉइंट पे v का मान जीरो हो गया। अगर v का मान जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ केवल एनर्जी कंजर्वेशन से केवल कौन सी एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें कि Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R, तो R की जगह D आएगा तो K और अल्फा पार्टिकल में 2e आवेश और यहाँ ZE आवेश Q2 का मान बाई D आ जाएगा। आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, D आ जाएगी, जो कि U आएगा। तो ये एनर्जी क्या हो जाएंगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, बराबर होगी। अगर आप बराबर लिखें इसको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखें, पोटेंशियल एनर्जी लिखें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो D इक्वल टू क्या आएगा, 2kZe² बाई क्या आएगा E। तो जो नाभिक की रेडियस होती है वो इससे क्या होगी, कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, यानी R होगा नियरेस्ट रिच आपकी से क्या होगा, कम ही प्राप्त होगा। ओके, तो ये आपका जो रेडियस से फॉर्मूला था कि नाभिक की त्रिज्या का आंकलन किस प्रकार से करेंगे, तो चीज़ें आज हमने क्या पढ़ा वो दोबारा से देख लीजिए। मैंने आपको बताया न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी थी, चार्ज, इसका मास नंबर, इसका सिंबल, इसका मास किस प्रकार से करें, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये हमने आज पढ़ा और इससे आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।